सभी साथियों का स्वागत है कैरियर पॉइंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और आप सभी लोग किसी न किसी सरकारी नौकरी के लिए होने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पहली क्लास में आपके सामने हैं और यहाँ हम बात करेंगे आज प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं की। जैसे कि आपने इसरो का नाम सुना होगा, HAL का नाम सुना होगा, DRDO का नाम सुना होगा, आधार कार्ड बनाने वाली संस्था का नाम सुना होगा, या मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं उनके ऊपर स्टार रेटिंग देने वाली संस्था का नाम सुना होगा। तो इन सब बिंदुओं पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं और अपने उन सभी साथियों से हम ये कहना चाहते हैं कि भैया ये टॉपिक अपने एग्जाम में आते हैं और ये कोई व्यक्तिगत सब्जेक्ट नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस अलग, लेकिन ये विज्ञान और उससे प्रौद्योगिकी, इससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इन चीज़ों को आप देखिए और इन चीज़ों को देख के कुछ नए फैक्ट मिलेंगे, हम यहाँ नोट कराएंगे। साथ ही साथ इसका PDF आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए जो साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन है और मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। आप समझ लीजिए, हमसे पेपर में सवाल भी वो पूछे जाते हैं जिनके बारे में जो हमारे आसपास होने वाली घटनाएं होती हैं। तो उनमें हमने सबसे पहले एक टॉपिक लिया हुआ है जिस टॉपिक का नाम है प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं। प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमने एक संस्था का नाम यहाँ पर लिखा है DST। अब बहुत सारे साथी कहेंगे ये DST क्या है, तो पहले तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात है आप सभी साथियों को इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोले तो जिसको हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कह सकते हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1971 में हुई। इसकी स्थापना 1971 में हुई और ये जो जिस मंत्रालय के द्वारा ये संस्था संचालित है उस मंत्रालय का नाम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। अब बात करते हैं इसका काम क्या है। तो इसका काम है विज्ञान नीति का निर्माण एवं समन्वय, वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। अब ध्यान से समझ लीजिए, आपके पेपर में सवाल जब बनेगा तो ये कहा जाएगा कि भारत में वह कौन सी संस्था है जो तकनीकी बोले तो टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक बोले तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, DST बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान से समझिए, इस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में विज्ञान और उसकी तकनीकी को बढ़ावा दिया जाता है और इसी से संबंधित एक दिवस आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और वो दिवस है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। DST जो है कई स्वायत्त संस्थाओं को सहयोग देता है। कई स्वायत्त संस्थाओं को सहयोग देने का मतलब ये है भारत में जो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए काम करने वाली अलग अलग संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाओं को अप्रूव करने का काम कौन करता है, DST। तो सबसे पहले मेरे जितने भी साथी हमको इस समय देख रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या DST का फुल फॉर्म पूछा जाए या इसकी स्थापना पूछी जाए तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और अच्छी संस्थाएं आपके सामने आने वाली हैं। सबसे पहले अगला वाला जो सेकंड नंबर पर है लिखा है CSIR। CSIR बोले तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंपॉर्टेंट है आपका फुल फॉर्म। CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इसका अगर हिंदी में बात करें तो साइंटिफिक बोले तो आप जानते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान लिख लीजिए आप। अगर मैं कहूं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक रिसर्च बोले तो अनुसंधान और काउंसिल बोले तो संघ। भारत में एक संस्था है जिसको कहते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संघ। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका काम क्या है, यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास नेटवर्क है। औद्योगिक, रासायनिक, जैव औषधि, खनन आदि क्षेत्रों में शोध करता है ना। इंपॉर्टेंट जितनी भी खदानें हैं उनमें जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, हमारे यहाँ जो
नई नई दवाइयां आती हैं, उन सब से संबंधित, रसायन और उद्योगों से संबंधित, इनसे अगर सवाल पूछा जाए तो उसके लिए CSIR याद रखेंगे। CSIR को पढ़ते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, अगर आपसे कभी इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो गौर कर लीजिए इस बात पर, अध्यक्ष इसका हमेशा PM होता है। वर्तमान समय में जो भी प्रधानमंत्री होगा उस समय वो CSIR का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही आपसे पूछा जाए CSIR का अध्यक्ष कौन होता है, तो इस समय अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ध्यान से समझिए कि 38 से अधिक प्रयोगशालाएं, कहते हैं कि इसकी भारत में लगभग 38 प्रयोगशालाएं, लैब हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। और कोविड जब फैला था, कोरोना वायरस आया था, तो इसके लिए जो औषधि का परीक्षण किट जिसने विकसित किया था, तो वो भी किसने विकसित किया था, CSIR ने। तो यहां भी आप ये बात समझ पाए होंगे। तो चलिए अगली बात करते हैं। CSIR से एक और चीज आप ध्यान रखना, बहुत सारे साथी आपने सुना होगा कि कुछ लोग नेट और JRF की तैयारी करते हैं और इसके बाद वो किसी डिग्री कॉलेज में, या मैं कहूँ किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनते हैं। उससे पहले जो PhD समझिए शोध से संबंधित होता है, तो PhD से पहले आपको नेट और JRF की तैयारी करनी पड़ती है। तो इसकी जो परीक्षा कराने की संस्था है वो भी कौन होती है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आगे बढ़े, अगला तीसरी संस्था को पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरी संस्था है और आप यहां देख पा रहे होंगे लिखा है DRDO। DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि भैया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान, चलो लिख देते हैं। आपके पेपर में पूछा जाए कि ये क्या है, तो हम इसको कहेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो संस्था है उसको DRDO कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, DRDO की स्थापना कब होती है, तो 1958 में DRDO की स्थापना होती है। इसका जो मंत्रालय होता है साहब कौन सा होता है, रक्षा मंत्रालय होता है। काम क्या होता है, तो रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता का इसका काम होता है। रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता का इसका वर्क होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख उपलब्धियों पे अगर बात करी जाए तो आप समझिए भारत में जो मिसाइल का निर्माण होता है, रडार का निर्माण होता है, टैंक और युद्धक वाहन का निर्माण होता है, सैन्य विमान या पनडुब्बी तकनीकी, इन सब चीजों, रक्षा से संबंधित हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, चाहे वो जलीय सीमा हो, चाहे वो स्थलीय सीमा हो या आंतरिक सीमा हो, उन सब में जो उपकरण लगते हैं, उन उपकरण का विकास और डेवलपमेंट कौन करता है, DRDO नामक संस्था करती है। अपने पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि बताइए DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। DRDO, ये करंट अफेयर का सवाल हो जाता है, या आपने सुना होगा हमारे हर वनडे एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे नियुक्तियों को लेकर सवाल पूछा जाता है। तो DRDO का अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो राजेश कुमार सिंह हैं। वर्तमान समय में कौन है, राजेश कुमार सिंह इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो DRDO के द्वारा क्या काम हुआ वो हमने बता दिया। आगे बढ़ें और इसी DRDO में कुछ और फैक्ट देख लीजिए। जैसे हमारे देश में, आप सब जानते हैं, हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मिसाइल है, जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, नाग मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल, अर्जुन टैंक है, तेजस लड़ाकू विमान है, 50 से अधिक प्रयोगशाला है। ये सारे के सारे काम आपसे पूछा जाए कौन सी संस्था करती है, तो DRDO नामक संस्था करती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इस बात को खत्म करें। तो DRDO के बाद अगला जो हमारे सामने आता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हमारे अंतरिक्ष को लेके है, नाम है उस संस्था का इसरो। नाम है उस संस्था का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1969 में होती है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हुए। तो इसरो की स्थापना सबसे पहले संस्थापक के रूप में अगर बात करी जाए तो कौन रहेंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, तो आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में रहेगा। प्रमुख कार्य क्या है, उपग्रह विक्षेपण। उपग्रह का मतलब सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, उसके जो लॉन्चिंग पैड होते हैं, सैटेलाइट कैसे छोड़ा जाएगा, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी लगेंगी, ये सारा का सारा जिम्मेदारी किसकी है, इसरो की। अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष में जो भी अनुसंधान होंगे, आपको शुभांशु शुक्ला याद है, हालांकि वो
दूसरे देश की अंतरिक्ष एजेंसी से गए थे, लेकिन जो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, अगर वो अंतरिक्ष में कोई अनुसंधान करती है, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो मंगलयान हो, चाहे वो गगनयान हो, ये सारे काम कौन करता है? इसरो। मुख्य मिशन क्या है? तो भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह आर्यभट्ट है। चंद्रयान 1, 2, 3 आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, किसने छोड़ा? मंगल पर मंगलयान भेजा गया। और गगनयान जो प्रस्तावित है, अगला मिशन, मौसम संचार और नेविगेशन सेवाएं, क्योंकि इनके पास सारा का सारा उपग्रह की टेक्नोलॉजी होती है। जिस जीपीएस सिस्टम के तहत हम लोग चलते हैं ना, वो भी सारा का सारा किसके पास होता है? इसरो के पास, क्योंकि सारे के सारे उपग्रह का जो पूरा कंट्रोल है वो किस संस्था के पास होता है? इसरो के पास। हाँ, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जैसे राजेश कुमार पिछली वाले बोले तो डीआरडीओ के थे, अगर इसके पूछे जाए तो डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन। तो डॉक्टर वी नारायणन बोले तो किसके हैं? तो हम इसरो को याद रखेंगे, इसरो से संबंधित ये फैक्ट मैंने आपको बताया, आप इनको देखते जाइए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो कॉपी में नोट जरूर करिए। अगला एक और इम्पॉर्टेंट संस्था है जिसको हम बार्क कहते हैं, शॉर्ट में इसको बार्क कहते हैं, BARC बोले तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मतलब ये हुआ कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा, अगर मैं बात करूं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये हो गया। इसको शॉर्ट में हम BARC बोले तो बार्क कह देते हैं, शॉर्ट में इसको बार्क कह देते हैं। लेकिन इसका जो पहले नाम था वो था एटॉमिक एनर्जी स्टेब्लिशमेंट, और ये कहाँ था? ट्राम्बे में। ट्राम्बे कहाँ है? तो इसके लिए हम याद रखेंगे मुंबई। तो आज आपके पेपर में सवाल आ जाए कि बताओ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र के मुंबई ट्राम्बे में है। पहले इसका नाम जो था, पहले इसका नाम परमाणु अनुसंधान केंद्र था। पहले इसका नाम, पूर्व नाम अगर बात करूं तो परमाणु अनुसंधान केंद्र था। परमाणु अनुसंधान केंद्र के बाद इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हो गया। किसके किसके चक्कर में? इसलिए हो गया कि भैया इसकी स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। तो इनके नाम को सम्मान देने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम बदल के बार्क कर दिया गया। अब होमी जहांगीर भाभा से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो अगर आपके पेपर में कहीं सवाल बन जाए भारत में परमाणु ऊर्जा, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक अगर आपसे पूछे जाएं तो होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हैं, इसलिए इनके नाम से। आइए बात करें तो ये परमाणु ऊर्जा को लेकर अनुसंधान करते हैं। आपने पता है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थों के विखंडन से जो ऊर्जा निकलती है उसको परमाणु ऊर्जा कहते हैं। परमाणु रिएक्टर का विकास करना, रेडियो आइसोटोप का उत्पादन करना, और 3 चरणी परमाणु चरण में भूमिका। तो याद रखेंगे भाभा कहाँ है? तो आप ट्राम्बे मुंबई में बता देना। चलिए आगे बढ़े, अगली एक और संस्था की बात करते हैं जल्दी से। लिखा है NIC, इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग पहली बार देखेंगे। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसकी स्थापना 1976 में होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत चलती है। अब ये करते क्या है? ई गवर्नेंस सेवाएं, सरकारी वेबसाइट और पोर्टल, सरकार के द्वारा जितनी भी वेबसाइट, सरकार की जानकारी जितनी भी वेबसाइट और पोर्टल पे मिलती है, या जो सरकारी वेबसाइट और पोर्टल होते हैं, वो सारा का सारा जिम्मेदारी उनको चलाने का काम किसका होता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का होता है। एक बात याद रखना, डिजिटल इंडिया में प्रमुख भूमिका। और लिखा है निक नेट, NIC नेट। NIC नेट क्या है? तो आप जरूरी बात इसका सुन लीजिए। NIC भारत सरकार का ये उपक्रम है, ठीक है। ये उपक्रम NIC नेट किसका उपक्रम है? भारत सरकार। ये सारी की सारी भारत सरकार का उपक्रम है। और ये क्या है? उपक्रम है, ये उपग्रह आधारित उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। तो ध्यान रखेंगे, भारत सरकार के
जितने भी सरकारी कामकाज जहां जहां ऑफिस में होते हैं, वहां जो कंप्यूटर प्रणाली, संचार प्रणाली से जुड़ी हुई है, सारा एक जगह से दूसरा ऑफिस जुड़ा हुआ है ना, वो किसके द्वारा गवर्न होता है? एनआईसी नेट के द्वारा होता है। यह भारत का सरकारी नेटवर्क है। ध्यान रखना, भारत सरकार का इसरो और इन सब की मदद से एक उपग्रह लगाया गया और वो उपग्रह केवल और केवल नेटवर्क देता है सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले कंप्यूटर्स को। तो उसके लिए क्या याद रखेंगे? एनआईसी नेट। और इसकी संस्था कौन है? एनआईसी, जिसको हम नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहते हैं, हिंदी में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कहा जाता है। आगे बढ़े, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अगला लिखा है, इंपॉर्टेंट है, यूआईडीएआई। यूआईडीएआई आपने सुना होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप समझिए, हमारे देश में हर व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान है और वो जानते हैं, आप सब लोग भी जानते होंगे कि भैया सबके पास अपना एक आधार कार्ड है और आधार कार्ड में जो आधार संख्या होती है उसमें 12 अंक होते हैं, विशिष्ट पहचान होती है। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ये भारत का है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। आधार संख्या जारी करता है, बायोमेट्रिक पहचान करता है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सहायक है। आप जानते हैं सरकार के द्वारा जो हमारे देश के नागरिकों को मदद करी जाती है, चाहे वो सब्सिडी की फॉर्मेट में हो या किसी भी विशेष प्रकार की मदद हो, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसके माध्यम से होती है? आधार कार्ड के माध्यम से होती है। आधार दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली है। इस विश्व में सबसे भारत के ही नागरिक हैं जिनकी विशिष्ट पहचान आधार से है। तो दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली आधार कार्ड वाली है। और ये संस्था कौन है जो आधार कार्ड जारी करती है? यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप सभी साथी ये छोटे छोटे पॉइंट जरूर याद करके जाएंगे और इनको याद रखना। चलिए अगली बात करते हैं। अगली एक संस्था है और जल्दी से देख लेते हैं। अगली संस्था का नाम है, और इस संस्था का नाम है सीडैक। सीडैक बोले तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रगत संगणन विकास केंद्र। यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको सवाल मिलेगा। इसकी स्थापना 1988 में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1988 में हुई है। यह क्या करता है? आज की डेट में इसका काम है सुपर कंप्यूटर का विकास करना। अब आइए, भारत का अगर आपसे पेपर में पूछा जाए प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो आप नोट कर लीजिए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ठीक है। परम सुपर कंप्यूटर श्रृंखला विकसित की। तो हिंदुस्तान में जो पहला सुपर कंप्यूटर परम आया है, वो जो परम आया है वो किसने विकसित किया? सीडैक ने विकसित किया। सीडैक ने विकसित किया। अब सुपर कंप्यूटर के बाद जो एआई और साइबर सुरक्षा में अनुसंधान की बात आ रही है, वो भी कौन कर रहा है? सीडैक। तो कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर से संबंधित जो संस्था है वो सीडैक। कहते हैं लगभग 1991-92 में भारत के पास पहला सुपर कंप्यूटर आ गया था और उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000। तो ये किसने विकसित किया है? तो सीधा सवाल पेपर में आता है, परम 8000 सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया? तो आप कह देंगे सीडैक ने किया। प्रगत संगणन विकास केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक सवाल और देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक संस्था लिखी है और इस संस्था का नाम आप देखिए। इस संस्था का नाम है BEE। हालांकि बी माने कुछ लोग मक्खी और वो समझ सकते हैं, लेकिन यहां क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, जिसको हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कह सकते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। अब मेरे सभी साथी जो साथी जुड़े हैं वो साथी जरूर इस बात को हर तरीके से नोट करेंगे, सवाल बन जाते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, दक्षता का मतलब इफिशियंसी का, एनर्जी को लेके। इसकी स्थापना 2002 में हुई। मंत्रालय इसका है विद्युत मंत्रालय। तो हम बात करने वाले हैं विद्युत मंत्रालय। इसका मतलब ये हमारे यहाँ जो चलने वाले इलेक्ट्रिक से चलने वाले डिवाइस हैं, चाहे वो एसी है, फ्रिज है, कूलर है, इनमें जो स्टार रेटिंग होती है, ये देखो लिखा है क्या, इनमें जो स्टार रेटिंग होती है। आप सब लोगों ने जब आप फ्रिज खरीदने जाते हैं, एसी खरीदने जाते हैं, तो आप उसके ऊपर देखते हैं लेवल लगा होता है, वह 3 स्टार है। नहीं कहते ये 3 स्टार एसी है या ये 4 स्टार है या ये 5 स्टार फ्रिज है। तो वो स्टार क्या
दर्शाता है? तो जैसे लिखा है स्टार क्या दर्शाता है, वो स्टार ऊर्जा खपत दर्शाता है, वो स्टार ऊर्जा खपत दर्शाता है। जितने ज्यादा स्टार होंगे वो डिवाइस उतनी कम ऊर्जा की खपत करेगा, जितने कम डिवाइस स्टार होंगे वो ज्यादा ऊर्जा खपत करेगा, आपका बिल भी ज्यादा आएगा। इनके मानक का निर्धारण करने का काम कौन सी संस्था करती है? जिस संस्था को हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी कहते हैं। जैसे खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता फसाई करती है, ठीक है ना, जैसे आपके हॉलमार्क वाला भारतीय मानक ब्यूरो करता है, वैसे ही एनर्जी के लिए ये बात करने वाली संस्था का नाम क्या है? बीईई, ठीक है ना, ऊर्जा दक्षता का मानक लागू करता है। आप इस बात को भी याद रखेंगे। आइए अब 2 पॉइंट यहां पर ऐसे हैं जो हमारे विभिन्न, हाँ एक और देख लीजिए, लिखा है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 1940 में स्थापना हुई है। सीधा सवाल बने HAL का फुल फॉर्म बताओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कहाँ स्थापना? 1940 में स्थापना बेंगलुरु में हुई। इनका भैया लड़ाकू विमान बनाने का काम है, हेलीकॉप्टर बनाने का काम है, रक्षा विमान मरम्मत करने का काम है। तेजस ध्रुव हेलीकॉप्टर का उत्पादन किसने किया है? HAL। भारत में जो लड़ाकू विमान वगैरह चलते हैं वो हालांकि अब PPP मॉडल के तहत HAL के साथ कई सारी प्राइवेट कंपनियां भी लगी हैं, लेकिन सरकारी संस्था है जिसका नाम है HAL। तो ये भी आप इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, अगले कुछ पॉइंट देखते हैं। लिखा है भारत राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। हमने सोचा आपके लिए 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो लिखा है 1974 में भारत में पहली बार क्या हुआ? तो 1974 में भारत में पहली बार हुआ है आपका पहला परमाणु परीक्षण, 18 मई 1974। सारे साथी याद कर लें, प्रथम परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के जमाने में राजस्थान के पोखरण में हुआ है और इसका जो कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा जो था वो पहले परमाणु परीक्षण का नाम था, कोड था, और ये कहाँ हो रहा था? पोखरण में, ठीक है। प्रधानमंत्री उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यह शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में क्या किया गया? घोषित किया गया, ठीक है। हालांकि परमाणु विस्फोट हुआ, लेकिन हमको जो सफलताएं मिलनी चाहिए थी वो सफलताएं नहीं मिली, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा पहला परमाणु परीक्षण क्या हो गया था? असफल हो गया था। लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में एक दूसरा परमाणु कार्यक्रम होता है, और वो दूसरा परमाणु कार्यक्रम जब होता है तो 1998 में होता है। 1998 में पोखरण में ऑपरेशन शक्ति, याद रखेंगे, जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ है वो किस रूप में हुआ है? ऑपरेशन शक्ति के रूप में हुआ है। तो 11 और 13 मई 1998 को भारत ने 2 विस्फोट किए। इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यहाँ कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए, और उस दिन के बाद, और याद रखना, भारत के दृष्टिकोण से ये परमाणु परीक्षण क्या रहा है? सफल रहा है, और भारत ने अपने को स्वयं को पूर्ण परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। तो आज भारत परमाणु शक्ति है। उसके लिए जो परीक्षण था वो 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ था। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ संस्थाएं मैंने आपको आज कराई, और साथ ही साथ आपको मैंने ये 2 खास परीक्षण बता दिए, एक स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 1974 और एक 1998 में ऑपरेशन शक्ति। या मैं इसका कोड की बात करूं तो इसका कोड था शक्ति 98, बोले तो शक्ति 98। तो इस क्लास में जो खास बिंदु थे उनको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं हर एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से सवाल बनने के चांसेस होते हैं। हर संस्था का फुल फॉर्म पता होना चाहिए और वो संस्था क्या करती है। काफी बार ये सवाल आया है कि हिंदुस्तान में पहला सुपर कंप्यूटर परम किसने विकसित किया, तो आपको बताना पड़ेगा सी-डैक ने विकसित किया, ठीक है ना। तो चलिए इस सेशन को इतना ही रखते हैं। मैं आपसे ये उम्मीद चाहता हूं कि अगर आप सेशन को देखें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।